आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का इंटरव्यू पियर्स मॉर्गन के साथ। बहुत ही अहम इंटरव्यू है। अहमियत की एक वजह तो पियर्स मॉर्गन का नाम है, उनका जर्नलिज्म है। अगर आप इस वक्त दुनिया के 4-5 बड़े जर्नलिस्टों की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पियर्स मॉर्गन का नाम उसमें शामिल है। जर्नलिज्म की दुनिया में तो जो उनकी अहमियत है वो है। इसके अलावा दुनिया की तमाम अहम तरीन शख्सियात में से कम अज़ कम 80% के साथ उनके ज़ाती मरासम हैं। सदर ट्रंप और उनके ख़ानदान से उनकी ज़ाती दोस्ती से लेके प्रिंस चार्ल्स तक, और माजी में लेडी डियाना और इमरान खान साहब के साथ, जमाइमा खान साहबा के साथ भी उनकी ज़ाती न्याज़मंदी है। पियर्स मॉर्गन एक जर्नलिज्म के अतबार से भी बहुत इफेक्टिव आवाज़ हैं, और जो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप है उसके अतबार से भी दुनिया पूरी के अंदर मेरे ख्याल में शायद ही कोई और जर्नलिस्ट होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कोई एक आध जर्नलिस्ट, दो जर्नलिस्ट और होंगे जो उनके हम पल्ला होंगे, जितनी अहमियत या इफेक्टिवनेस जो है वो पियर्स मॉर्गन की पूरी दुनिया के अंदर है। अब वो आजकल यूट्यूब पर अपना व्लॉग करते हैं या यूट्यूब से अपना एक शो करते हैं। माजी में CNN और बड़े तमाम जितने बड़े टेलीविजन्स हैं उनके ऊपर आप उनके तज्जियात, कहीं पर मेहमान के तौर पर, कहीं पर मेज़बान के तौर पर आप उनको देखते रहे हैं, और दुनिया के बड़े बड़े जरीदों के अंदर, अखबारात के अंदर आप उनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ते रहे हैं। बहरहाल पियर्स मॉर्गन के साथ ये जो नशस्त हुई, इसमें बहुत ही अहम सवालात किए गए और बहुत ही अहम जवाबात दिए गए, जो आने वाले दिनों में क्या कुछ पाकिस्तान में होगा उसका पेशखैमा दे रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात तो दोनों लड़कों ने ये बताई कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर दिया है। अब आपको हमसे भी और दूसरे लोगों से भी पहले पता चला था, अलीमा खानम साहबा ने भी बताया था कि उनके पास नाइकॉप है। तो अब बहुत सारे लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं कि नाइकॉप है तो फिर वीज़ा की ज़रूरत क्यों है। अब नाइकॉप जो है वो एक्सपायर हो गया या गुम हो गया तो दोनों सूरतों में आपको फिर वीज़ा लेना पड़ता है। अब इस वक्त कासिम और सुलेमान के पास नाइकॉप, एक एक्टिव नाइकॉप की गैर मौजूदगी में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो वीज़ा लेने का। दूसरा ऑप्शन भी है, वो ये है कि वो नाइकॉप को दोबारा से इशू करवा लें। उसके लिए भी जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा। अब अगर वो नाइकॉप को दोबारा इशू करवाते हैं तो उसमें नादरा इन्वॉल्व है। नादरा के अंदर डायरेक्टली, वैसे तो हर जगह ही, लेकिन नादरा के अंदर डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर बैठे हैं। आप कहेंगे वो कैसे? याद कीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, उनको अपॉइंट किया गया सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। फिर उनकी अपॉइंटमेंट को अबशा कामरान साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। जब तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, तमाम चीज़ों को देखा, तो पता चला कि उनकी ये अपॉइंटमेंट गैर कानूनी है, गैर आइनी है। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को उनके ओहदे से हटा दिया था, और उनकी पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया था। लेकिन इसके बाद काजी लानत और उनकी बाकियात से 2 रुकनी बेंच के अंदर से उन्हें रिलीफ लेकर दिया गया। अबशा कामरान साहबा ने वो जो केस जीता था उसे रिवर्स करवाया, और दोबारा से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को नादरा में री इंस्टॉल कर दिया। अब उसी नादरा ने नाइकॉप इशू कर रहा है कासिम खान और सुलेमान खान को, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से किस तरह की खबर आएगी। अब आगे चलते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाली है। अब वीज़ा क्या उन्हें इशू होता है या नहीं, ये एक अलग बहस है, क्योंकि वीज़ा तो इशू होना चाहिए फौरी तौर पर, किसी ने एहसान नहीं करना। इमरान खान के बेटे हैं, वो नाइकॉप होल्डर हैं। आल्दो के, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त वो नाइकॉप इधर गुम हो गया या एक्सपायर्ड हो गया, लेकिन उससे ये फ़र्क तो नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान के शहरी तो हैं, और वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं। इस एतबार से वीज़ा पर उनका हक बनता है। लेकिन मौजूदा रजीम अब 2 से 3 काम कर सकती है। एक तो वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है, वजह उसकी कोई भी दे सकती है कि आप यहाँ पर आके इंतशार फैलाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, कोई भी झूठा प्रिटेक्स्ट बनाएंगे, या फिर ये कहेंगे कि आपकी जान को ख़तरा है इसलिए आप पाकिस्तान ना आएँ, क्योंकि हमारे पास दहशतगर्दी के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं कि दहशतगर्दी हो सकती है। तीसरा क्या कर सकते हैं कि इस वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कोई किसी किस्म का फैसला ही ना करे, और इसे प्रोलॉन्ग करते जाएं और पड़ी रहने दें सफारत खाने के पास। उसमें ज़ाहिर है इनके लिए मसाइल ये होंगे कि वहाँ पर कासिम और सुलेमान बार बार रिमाइंडर देंगे एम्बेसी को। बहरहाल दोनों लड़कों ने आज इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि कुछ भी हो, हमने पाकिस्तान जाना है और हम अपने वालिद के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये जो वीज़ा की सिचुएशन नई राइज हुई, जिसमें आज अलीमा खानम साहबा ने भी बताया ट्वीट में कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, और इस इंटरव्यू के अंदर कासिम और सुलेमान ने खुद भी बताया। तो अब वीज़ा की डेवलपमेंट जो भी होगी, मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता कि इशू करेंगे अनलेस कि इनको कोई प्रेशर फील हो। बहरहाल इशू करना चाहिए, जैसे मैंने कहा, फौरी इशू करना चाहिए। वीज़ा इशू होता है
और उसके बाद वो आते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जल्दी से पहले जो पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू है उसमें 4-5 जो कलीदी सवालात हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपके वालिद को की ज़िंदगी को ख़तरा है, जिस पर कासिम खान ने कहा कि बिल्कुल हमारे वालिद की जान को ख़तरा है और हमें ये शक है कि उन्हें कहीं जेल के अंदर कत्ल ना कर दिया जाए। पियर्स मॉर्गन ने खुद भी कहा कि आपकी फुफ्फो ने भी मेरे से बात की थी, अलीमा खानम साहबा ने, और इस खदशे का इजहार माजी में जब उनका एक इंटरव्यू पियर्स मॉर्गन के साथ आया था, इस खदशे का इजहार किया था कि इमरान खान को कहीं जेल में जहर ना दे दी जाए। इससे पहले पियर्स मॉर्गन ने जो इमरान खान के साथ इंटरव्यूज़ किए थे उसके क्लिप्स भी इस इंटरव्यू के अंदर चलाए गए। तो एक तो कासिम खान ने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि उन्हें बहुत शदीद खदशा है कि उनके वालिद की ज़िंदगी ना कहीं ख़त्म कर दी जाए, उनको कत्ल ना कर दिया जाए। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या आपके वालिद ने करप्शन की है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा गया कि उनको करप्शन के चार्जेस पर अंदर किया गया है जिसको वो डिनाई करते हैं, आपका इस पर क्या ख्याल है। कासिम खान ने कहा कि अगर मेरे वालिद ने करप्शन करनी होती तो उन्हें माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं, नून लीग नाम शायद उन्होंने नहीं लिया लेकिन इशारा उसी तरफ था क्योंकि वही एक हकीकत है, उन्होंने कहा कि माजी में नून लीग की तरफ से उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र थी। नाम शायद उन्होंने नहीं लिया इस्टेब्लिशमेंट की या माजी की जो पुरानी पार्टीज़ थी वो कहा कि उसमें से ज़ाहिर है वो ऑफ़र नून लीग की तरफ से थी, इसलिए हम नून लीग कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर करप्शन करनी होती तो वो अपनी पार्टी अलग से सिफर से शुरू क्यों करते, इतनी लंबी जद्दोजहद क्यों करते, वो उनका हिस्सा बन के करप्शन कर लेते। तो उसके बाद अगला सवाल उनसे था कि आप क्या सदर ट्रंप से क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई, सदर ट्रंप नहीं, जो भी कोई इस टाइम अपना किरदार अदा कर सकता है, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सारी दुनिया जानती है कि सदर ट्रंप और मेरे वालिद जब दोनों पिछली टर्म्स में अपने अपने ऑफिस में थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और सदर ट्रंप सदर थे, तो दोनों के दरमियान बहुत ही एतमाद और रिस्पेक्ट का रिश्ता था। इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो पाकिस्तान में जारी जो फसाइयत है उसमें जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो ज़रूर करें। फिर पियर्स मॉर्गन ने उनसे पूछा कि क्या आपकी अभी तक बरतानिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात या बात हुई है। उन्होंने कहा कि नहीं। उनसे पूछा गया बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात या मुलाकात, उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली बातचीत हुई है, डायरेक्टली उनसे अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर माजी की बात, पियर्स मॉर्गन ने खुद इमरान खान साहब का एक क्लिप चलाया जिसमें इमरान खान साहब बता रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा जो सुलेमान है वो बहुत सेंसिटिव है और जब वो 8 साल की उम्र में पहुंचा तो उसने मुझे बार बार कहना शुरू किया कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आप सियासत छोड़ दें। लेकिन इमरान खान ने उसी क्लिप में कहा कि मैं एक लार्जर कॉज के लिए सियासत में हूँ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे ज़ुम्मे कुछ फ़राइज़ लगाए हैं अपने लोगों की खिदमत करने के, अपने लोगों को महफूज बनाने के, अपने लोगों के हकूक़ की जंग लड़ने के, इसलिए मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा कर भी मुझे सियासत करनी पड़े तो मुझे करनी है। बाहर बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि नपा-तोला इंटरव्यू था, बहुत ही उम्दा बोले दोनों इमरान खान के साहबजादे जो हैं, टू दी पॉइंट था। पियर्स मॉर्गन ने भी टू दी पॉइंट सवालात किए, मीन ऐसा नहीं कि वन साइडेड बात की। उन्होंने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सवाल है कि करप्शन पर अंदर किया, वो भी सवाल खुलकर पूछा और खुलकर जवाब उसका जो है वो ऑन एयर गया। फिर उन्होंने बेटों ने ये भी बताया कि हमारे वालिद का वज़न कम हो रहा है। 70 साल की उम्र में अगर किसी का वज़न कम होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है किसी सूरत भी मेडिकली। उनके डॉक्टर्स के साथ उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे साथ मार्च के बाद से अभी तक फ़ोन पर कोई बात नहीं करवाई गई। उससे पहले, बहुत पहले हफ्ते में 1 दफ़ा बात हो जाती थी या 2 दफ़ा, फिर महीनों महीनों अब बात नहीं करवाई जाती। हाइजीन के वहाँ पर इश्यूज़ हैं, 10 लोग मर चुके हैं उस जेल के अंदर हेपेटाइटिस के साथ। तो ये तमाम बातें उन्होंने प्रोजेक्ट की दोबारा से, जो इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और जो वहाँ पर ख़दशात लाहक हैं। आखिर पर उन्होंने पूछा कि इस वक्त आसिम मुनीर के नाम आपका कोई पैगाम, जाहिर है पूरी जो सारी की सारी ताकत है वो तो जनरल आसिम मुनीर के पास ही है। तो कासिम खान ने बहुत ही नपा-तुला पैगाम आसिम मुनीर साहब को दिया। उन्होंने कहा कि आपको जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए। मेरे वालिद के ख़िलाफ़ आपने सब कुछ कर लिया, तमाम इलेक्शन लूटने के तरीके आजमा लिए, हर तरह से रिग किया इलेक्शन, उसके बावजूद अवाम ने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान वाज़े मेजॉरिटी से जीते। तो आपको उसका एहतराम करना चाहिए, जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए, लोगों के दिए हुए मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपको इंसानी हकूक़ का एहतराम करना चाहिए और मेरे वालिद को फ्री ट्रायल देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल भी किसी एग्रीमेंट की, किसी मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगी, बल्कि फ्री ट्रायल, इंसाफ मांगा है और उन्होंने कहा है कि आप कानून, आइन और जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। बहुत ही नपा-तुला, टू दी पॉइंट, बेहतरीन मैसेज उन्होंने जो है वो आसिम मुनीर साहब को भेजा।
अब ये सारी सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है आने वाले दिनों में, इस पर हम भी नज़र रखेंगे, आप भी नज़र रखिए और आपके साथ इंशाल्लाह इसको शेयर करते रहेंगे। अगली खबर मेरे पास जो है वो बहुत ही अहम खबर है, इंटरेस्टिंग भी है। कोशिश करेंगे कि अगर हम आपको एक आध दिन में तस्वीर भी दिखा सकें। फ़िलहाल मेरे पास तस्वीर नहीं पहुंची, जब पहुंचेंगी तो आपको दिखा सकेंगे इंशाल्लाह। जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अब वो पर तोल रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ। जो कैबिनेट डिवीज़न और डिफरेंट सेक्रेटेरिएट के इलाके हैं इस्लामाबाद के अंदर, सभी जानते हैं कि उसके अंदर कौन जाता है, बाहर कौन जाता है, वहाँ पर हर चीज़ को नोट किया जाता है। मोहसिन नकवी साहब ने अब अपना दफ्तर, जो सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पर तकरीबन सारी वजारतें हैं, जहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी ऑफिस है, वहीं पर मिनिस्टर बैठता है, वहीं इंटीरियर सेक्रेटरी बैठता है, वहाँ से उस दफ्तर को मूव कर दिया है, इतलात जो हमें हमारे ज़राए दे रहे हैं, और मूव कर दिया है कन्वेंशन सेंटर के अंदर। अब ये मूव बड़ी सिग्निफिकेंट है, देखने को तो बड़ी नॉर्मल बात लगती है और आप सोचेंगे कि कन्वेंशन सेंटर में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्या करना है, वहाँ क्यों मूव किया ऑफिस। तो इसकी जो एक ही वजह, जो मुझे एक बहुत ही सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल ने मुझे ये बात अपना नाम सीगा राज में रखते हुए उन्होंने ये मुझे इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, किसी के थ्रू पास ऑन की है, थ्रू सम अदर सोर्स, क्योंकि डायरेक्ट वो ज़ाहिर है मेरे से बात करेंगे तो कहीं चुके ही ना जाएं। सर्विंग है इस वक्त भी, वो बहुत ही अहम पोजीशन पर सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान फ़ौज के अंदर हैं, बहुत ही सीनियर ऑफिसर है, मैं ये कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की कि लग ये रहा है कि ये जो शिफ्ट की गई है, और उन्होंने कहा बाकायदा नाम शाम भी लिख दिया गया वहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री का, इसकी वजह यह है कि वो अपने ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है कि उन्हें कौन मिलने आ रहा है और कौन मिलने नहीं आ रहा, उसको कम करना चाहते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकेगा, ज़ाहिर है कन्वेंशन सेंटर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो मुल्क से बाहर तो नहीं, लेकिन उस तरीके से नज़र में नहीं रहेंगे, क्योंकि बाकी तमाम मिनिस्ट्रियों के झुरमट में जब वो बैठे हुए थे तो वहाँ सभी देख रहे होंगे। कन्वेंशन सेंटर में जब कोई कन्वेंशन हो रहा होता है तो तब तो लोग उधर आते जाते हैं, जब कन्वेंशन नहीं हो रहा होता तो फिर सब शांति होती है, कोई नहीं आता जाता, वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर कव्वे बोल रहे होते हैं। ओके, कन्वेंशन सेंटर एक, आपको पता है, दरमियान में उसके एक बड़ा हॉल है, जो उसके ऊपर डूम है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, और उसके इर्द गिर्द ऑफिसेज हैं। तो जो इर्द गिर्द ऑफिसेज हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ पर जब कोई एक्टिविटी या कोई फंक्शन या कोई तकरीब नहीं हो रही होती तो उस तरफ किसी का कोई काम नहीं होता, गेट बंद होते हैं और हौका आलम होता है। तो वो जो हौका आलम है उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सामने फ्रांस की एम्बेसी है, उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं अगर आप रावल लेक की तरफ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं रावल लेक की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी रावल डैम का जो मरी रोड है उस पर चढ़ने से पहले वो जो 1-1.5 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का रोड है, वहाँ पर भी एक गेट है, उस गेट के बिल्कुल सामने अमरीकी एम्बेसी का ऑफिस है। मतलब कि एक किस्म का वॉक करके उस एम्बेसी से नए मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में कोई आ सकता है, बहुत ही करीब बन जाता है, गेट भी वहाँ पर डायरेक्टली है। तो ये जो विसिनिटी है जिसमें तमाम एम्बेसियों के झुरमट में चले गए हैं मोहसिन नकवी, और शायद ये चाहते हैं कि एम्बेसियों से उन्हें कोई भी मिलने आए जाए, किसी को उसका पता ना चले, तो ये मोहसिन नकवी साहब ने नई कार्रवाई की है, अपना दफ्तर बदल लिया है। इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे, आने वाले दिनों में कोई खबर मिली मजीद तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये खबर है, जाहिर है इसको इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी कीनली देखना चाहिए, एवेलुएट करना चाहिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बयान दागा है कि बदलते हुए चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजबूत हैं। चीन के दिफा, सलामती और तरक्की में जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है उसमें पाकिस्तान का और चीन का जो एक रिलेशनशिप है उसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब आप समंदर में सर्फिंग करते हैं तो बहुत देर लहरों के ऊपर नहीं रह सकते। आसिम मुनीर भी खिलाफ फितरत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, आइन पामाल किया। आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत है वो 2-3 महीनों के अंदर ख़त्म होने वाली है, उसके बाद उन्हें घर जाना चाहिए, उसके बाद उनकी मुद्दत नहीं रहती। वो पहले भी जब आर्मी चीफ बने थे, जाहिर है उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, वो एक किस्म की रिटायरमेंट के बाद ही आर्मी चीफ बने थे। अब फिर उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है, उन्होंने घर जाना है, और इसी फ़ौज में से जो बड़ा अहम इदारा है जिसके अंदर हर ऑफिसर जो है वो आसिम मुनीर साहब से कम काबिल नहीं है, उसी फोर्स के अंदर से अब लोगों को मज़ीद मौका मिलना चाहिए कि वो आकर आर्मी चीफ बने। और अगर ये घर नहीं जाएंगे तो जाहिर है फिर उनकी हक तलफी होगी, जो आगे आर्मी चीफ बन सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर में उनका जाना है। अब आपने ये भी देखना है कि इस बात को कितने लोग करते हैं, सहाफ़त में हो या सियासत में हो, कितने लोग ये बात दोहराते हैं। ये दोहराते हुए इनके पर जलते हैं, आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए पर जलते हैं, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बात सीधी करते हुए पर जलते हैं। और अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर हर तरह के प्रेशर आते हैं, फिर
आपके ऊपर इवन पार्टी के अंदर से भी प्रेशर आते हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू करवा दिए जाते हैं, क्योंकि आपका ये जो सीधा तनकीद करने वाला काम है ये पसंद नहीं है। भारत वापस आते हैं तो फील्ड मार्शल साहब उस तवाज़न को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से तेल दे रहे हैं ट्रंप से और वापस तेल ले बैठे हैं। वो तो खबर हमने पिछले व्लॉग में कर दी कि किस तरीके से सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को $1 अरब का तेल बेच डाला है पहले मरहले में। अभी पता नहीं कितने $1 अरब का तेल और लेना है। तो तेल देने गए थे, तेल ले बैठे। मादनियात भी पहले चाइना के साथ सौदा किया हुआ था, फिर बीच में सऊदी अरब को इंक्लूड किया, अब अमेरिका को कर दिया। तो आप खुद सोचिए चाइना इसमें क्या सोचता होगा। तो तवाज़न बरकरार रखने की बहुत मुश्किल कोशिश कर रहे हैं। ये रहना नहीं है। जब आप एक दफ़ा लड़खड़ा जाएं तो आपने कहीं ना कहीं गिरना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते कई दफ़ा आप थोड़ा वक्त निकाल जाते हैं। वही सिचुएशन आसिम मुनीर साहब की है। लड़खड़ा रहे हैं, कितनी देर निकालते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तवाज़न बरकरार रह नहीं सकेगा बहुत लंबा। दोनों को राज़ी नहीं रखा जा सकेगा। कोशिश कर रहे हैं बयान दाग के भी, दौरे करके भी, लेकिन चाइना को भी पता है कि असल में हो क्या रहा है। अगली खबर बहुत ही अहमियत की हामिल है और वो कोई नई खबर नहीं है। वो 1970 की, 60 की, 80 की दिहाई में देख लें जो कुछ होता रहा वही अब हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हमारी बहुत ही मोतबर, काबिल एहतराम जमात इस्लामी की क़यादत की। हमेशा उन्होंने जनरल्स के साथ मिलकर उनकी बी टीम बन के खेल खेला, हमेशा। हाँ, कभी कभी जब उन्हें हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो उन्हें कभी भी नहीं मिला हिस्सा बकदरे जुस्सा से, वो हमेशा ज़्यादा ही हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी उनको अगर वो हिस्सा थोड़ा मिला तो फिर वो थोड़े दिन बयान दागते हैं। थोड़े दिन बयान ऐसे होते हैं जिसमें लगता है कि वो अब आज़ाद सियासत करना चाहते हैं। यहाँ मैं एक तारीफ़ कर दूं कि जमात इस्लामी जो है वो कदरन ये पॉलिटिकल करप्शन के अलावा, ये जो पॉलिटिकल मनूवरिंग और पॉलिटिकल आप ये कहें कि जो वो जोड़ तोड़ की करप्शन के अलावा माली तौर पर जमात इस्लामी जो है वो दूसरी पीपल्स पार्टी और नून लीग वगैरह से बेहतर है, बहुत बेहतर है। उस तरह की करप्शन वहाँ इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में शायद करने का मौका नहीं मिला, इसलिए नहीं है, बहरहाल नहीं है। मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मेरे अंदर को बुग़्ज़ है, मैं उनकी बदतारीफ़ी कर रहा हूँ। एक और उनकी बड़ी अच्छी खूबी है, उनका जो वर्कर है अमूमी तौर पर वो दयानतदार है, मुल्क के लिए बेहतर समझता है और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है जमात इस्लामी का आम वर्कर जो है। और तीसरी उनकी खूबी यह है कि फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है। वाकई एक जमात और उसका एक पूरा सिस्टम है जिसमें से लोग निकल के आते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन खूबियों के बावजूद ऊपर बैठी जो लीडरशिप है उनकी, वो लियाकत बलोच साहब हों या पिछले लोग हों, सवाए जो प्रोफेसर मंजूर साहब आए थे बीच में, उनसे हट के, उनको मैंने डिफरेंट पाया था। उनसे हट के जितने बंदे दोस्त भी आए हैं उन्होंने टीका ही लगाया है, इस तरफ से नहीं तो उस तरफ से। वो बी टीम बन के ही खेलना चाहते हैं। अभी भी पिछले दिनों आपने देखा था गैस सस्ती करवाने आए थे और प्रोटेस्ट करते हुए गैस महंगी हो गई थी, उठ के वापस चले गए थे। तो मुनाफकत है कि कहीं रुकती नहीं है। अभी उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मुस्लिम दुनिया के सिपा